क्लास 12 कॉमर्स आई वेलकम यू। आज के इस अकाउंटेंसी के वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गुडविल। इससे पहले आपने गुडविल क्लास 11th में पढ़ा था टाइप्स ऑफ एसेट्स की कैटेगरी में इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। तो गुडविल आपका एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है और फाइनल अकाउंट जब आप बनाते थे तो उसको आप बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते थे। आज के इस वीडियो में हम गुडविल को इलैबोरेट तरीके से पढ़ेंगे जिसमें हम गुडविल का मीनिंग, नीड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और गुडविल का ट्रीटमेंट भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गुडविल के मीनिंग से। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स व्हिच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजेस पोजीशन। गुडविल आपकी एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को एडवांटेजेस पोजीशन पे पहुंचाती है, ड्यू टू विच जिससे द एंटरप्राइज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट, जिससे जो एंटरप्राइज है वो हायर प्रॉफिट अर्न करने में एबल होता है विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक लोकेशन टर्म आता है। लोकेशन मानो कि जगह। सपोज करो दो फर्म्स हैं, एक फर्म की लोकेशन आपके सिटी में है जो आपके रेसिडेंशियल एरिया के पास है और दूसरी फर्म की लोकेशन आपकी आउटसाइड द सिटी है या रूरल एरिया के पास है। तो दोनों फर्म की सेल्स पर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा और दोनों फर्म के जो प्रॉफिट है वो भी ज्यादा डिफर होंगे, क्योंकि जिसकी लोकेशन फेवरेबल होगी मीन सिटी के पास होगी तो वो उसकी सेल्स भी ज्यादा होगी और सेल्स ज्यादा होने के साथ वो प्रॉफिट भी ज्यादा अर्न करता होगा। लेकिन जिसकी लोकेशन, जिस फर्म की लोकेशन आपकी रूरल एरिया के पास है या रूरल एरिया में है तो उसकी लोकेशन अनफेवरेबल है, तो जिससे उसकी सेल्स भी कम होगी और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा। तो लोकेशन आपकी गुडविल को क्रिएट करता है जिससे आपकी फर्म हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्पफुल होती है अगर लोकेशन आपकी फेवरेबल होगी। तो लोकेशन ही आपकी फेवरेबल लोकेशन ही आपकी गुडविल बन जाती है वहां पर। अब नेक्स्ट टॉपिक देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पहला है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको हम ना छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। उसकी केवल एक रिलाइजेबल वैल्यू होती है जो कि हम फर्म को सोल्ड करने के बाद मिलती है। यही नेक्स्ट पॉइंट है इसमें। आप देखें, डज नॉट हैव एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। गुडविल का कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता एंटरप्राइज के बिना, कि जब तक एंटरप्राइज है तब तक तो आप गुडविल रखेंगे, लेकिन अगर आपको गुडविल की रिलाइजेबल वैल्यू, गुडविल की वैल्यू निकालनी है तो आपको बिजनेस एंटरप्राइज को बेचना पड़ता है, बिजनेस को सोल्ड करना पड़ता है। उसके बिजनेस को के अलग करने के बाद या बिजनेस से अलग होने के बाद उसको उसकी रिलाइजेबल वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे आपने बिजनेस को बेचा और उसकी वैल्यू ले ली तो अब गुडविल आपकी वहां पर उस बिजनेस की नहीं रहेगी क्योंकि आप बिजनेस बेच चुके हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है डज नॉट हैव एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। तो गुडविल को हम सेपरेट नहीं कर सकते पर्टिकुलर किसी भी एंटरप्राइज से। अगर उसकी हमें रिलाइजेबल वैल्यू चाहिए तो हमें उस बिजनेस को बेचना ही पड़ता है। थर्ड पॉइंट है हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। गुडविल का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि गुडविल हेल्पफुल होती है हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में। एंड फोर्थ पॉइंट इज गुडविल इज एन एट्रैक्टिव फोर्स। गुडविल एक एट्रैक्टिव फोर्स है जो कि मोर और मोर कस्टमर को आपके बिजनेस की तरफ लाता है, जिससे कस्टमर आपके बिजनेस से जुड़ा रहता है कि आपके बिजनेस की गुडविल अच्छी है। तो अच्छी किस वजह से है? आपकी सर्विस अच्छी होगी, आपकी गुड्स की क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी लोकेशन अच्छी होगी, तो वही चीज गुडविल है और उसी से फर्म के जो कस्टमर है वो जुड़े रहते हैं और वो उसी फर्म को या उसी शॉप को रेगुलरली विजिट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों करते हैं या गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम गुडविल को वैल्यूड करते हैं? तो यहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं। जैसे पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी कोई पुराने पार्टनर है या एग्जिस्टिंग पार्टनर है जो फर्म को रन कर रहे हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव चाहते हैं, चेंज करते हैं, तब वहां पर गुडविल कैलकुलेट करना होता है या गुडविल हम वहां पर कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे करते हैं ये आगे हम सीखेंगे। सेकंड कंडीशन है न्यू पार्टनर एडमिटेड। जब भी कोई फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है तो फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है, वैल्यूड करनी पड़ती है। तो वहां पर हम जब फर्म की गुडविल वैल्यूड करते हैं तो नए पार्टनर से गुडविल का पैसा या कंपनसेशन लेती है फर्म। थर्ड पॉइंट है पार्टनर रिटायर्स और डाइज। यदि कोई पार्टनर, 4 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, उसमें से कोई पार्टनर रिटायर होता है या फर्म को छोड़ता है या उसकी डेथ हो जाती है, तब भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर जो फर्म को छोड़ रहा है वो अपने गुडविल के हिस्से का प्रॉफिट ले लेता है, गुडविल का शेयर का हिस्सा ले लेता है। और जिस पार्टनर की डेथ हुई है तो उसका जो नॉमिनी होगा या उसका एग्जीक्यूटर जो होगा वो गुडविल का शेयर ले लेगा।
नेक्स्ट कंडीशन है पार्टनरशिप फर्म सोल्ड। जब कोई पार्टनरशिप फर्म सोल्ड की आती है तब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं ताकि हम गुडविल की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर सके, जो उसको हम बेच रहे हैं उससे पैसा उसका ले सके। फोर्थ कंडीशन है बच्चों, 2 और मोर फर्म्स एमलगेमेट। एमलगेमेट का मतलब होता है कि जब कोई 2 फर्म आपस में ज्वाइन होती है और एक तीसरी फर्म बना लेती है या तीसरी फर्म के ऊपर काम करना शुरू कर देती है, तो उसे कहते हैं बच्चों एमलगेमेट। एमलगेमेट का मतलब है जब 2 फर्म ज्वाइन हो गई है, तो जब 2 फर्म ज्वाइन होती है तो भी वो वहां पर गुडविल का वैल्यूएशन करती है। Now come to the next topic बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। वो फैक्टर जो आपके बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करते हैं या उन फैक्टर्स पे जिस पे आपकी गुडविल फर्म की डिपेंड होती है। तो पहला फैक्टर है आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है मींस जो मैनेजमेंट आपका इफिशिएंटली काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहा है और फर्म को स्मूथली फ्लो कर रहा है इन द ऑर्डर ऑफ अचीविंग द गोल, इन द ऑर्डर ऑफ अचीविंग द टारगेट्स। तो वो मैनेजमेंट अगर आपके पास है तो आपके बिजनेस की गुडविल भी अच्छी होगी, आपके बिजनेस की गुडविल भी इंक्रीज होगी, क्योंकि इफिशिएंट मैनेजमेंट इज द मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द हायर प्रॉफिट्स या अर्निंग प्रॉफिट्स। सेकंड पॉइंट आपका बच्चों फेवरेबल लोकेशन। फेवरेबल लोकेशन का मतलब है कि ऐसे लोकेशन जहां पर नंबर ऑफ कस्टमर आसानी से जल्दी से पहुंच सके या नंबर ऑफ कस्टमर जहां पर ज्यादा होते हैं, ऐसी लोकेशन जो आपके बिजनेस पे कस्टमर को आसानी से पहुंचा सके, वो लोकेशन आपकी फेवरेबल होती है। तो फेवरेबल लोकेशन भी रेस्पॉन्सिबल होती है, अफेक्ट करती है आपकी गुडविल को इंक्रीज करने में। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट पीरियड। लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट पीरियड का मतलब होता है कि कितने लंबे समय से आपका बिजनेस वर्क कर रहा है, कितने लंबे समय से आपका बिजनेस स्टैब्लिश है। जितना बिजनेस पुराना होता है या ओल्ड होता है, उस बिजनेस की गुडविल भी उतनी ही ज्यादा होती है। एग्जाम्पल लेते हैं एमडीएच मसाले। एमडीएच मसाले का एड आपने टीवी पे देखा होगा, तो उनके ओनर्स की फोटो आपको दिखाई जाती है, उनका ओनर्स आपको दिखाया जाता है जो कि काफी ओल्ड एज पर्सन है। तो वो सिद्ध करते हैं कि हमारा बिजनेस काफी लंबे समय से स्टैब्लिश है, जो कि आजादी से पहले इंडिया की फ्रीडम के आसपास से भी स्टैब्लिश था और आज भी वो कंपनी वर्क कर रही है। तो उस कंपनी की गुडविल ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अदर सिमिलर फर्म्स जो स्पाइसेस बनाती है, मसाले बनाती है। फोर्थ पॉइंट है क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। आपके बिजनेस की क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी अच्छी गुड्स आप क्वालिटी के बेचेंगे या प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, तो आपके बिजनेस की गुडविल भी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। अच्छी क्वालिटी के गुड्स देंगे, अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज भी देंगे, तो आपके बिजनेस की गुडविल भी बहुत राइज होगी या हाई इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क फैक्टर। जिस बिजनेस के अंदर रिस्क ज्यादा होता है तो उस बिजनेस की गुडविल भी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जिस बिजनेस के अंदर रिस्क कम होता है या रिस्क फैक्टर्स कम होते हैं तो उस बिजनेस की गुडविल क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पास्ट परफॉर्मेंस। गुडविल इज ऑल्सो डिपेंड ऑन योर पास्ट रिजल्ट या पास्ट परफॉर्मेंस। जैसे आपकी पास्ट परफॉर्मेंस रही होगी, मीन्स अगर आपकी कंपनी पिछले 10 साल से या 5 साल से प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रही है, तो आपकी प्रेजेंट ईयर में, करंट ईयर में गुडविल भी ज्यादा होगी, क्योंकि आपके पास ज्यादा संभावना है कि आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इन कमिंग ईयर्स। लेकिन अगर आपकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो करंट ईयर में या प्रेजेंट ईयर में आपके बिजनेस की फर्म की गुडविल अभी अच्छी नहीं होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। The next topic is classification of goodwill. The goodwill is classified under 2 heads. The first one is purchased goodwill and the second one is self-generated goodwill. तो purchased goodwill होती है बच्चों, उसका मतलब क्या होता है, जब हम कोई बिजनेस खरीद रहे होते हैं तो उस बिजनेस के बदले जो पैसा देते हैं तो उसमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा जाता है या एक्स्ट्रा अमाउंट दे देते हैं, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को ही हम गुडविल कंसिडर करते हैं। तो उसका मीनिंग पढ़ते हैं, It is that goodwill for which firm has paid consideration in cash or kind. ये वो गुडविल होती है जिसके बदले फर्म कुछ पैसा देती है कैश में या काइंड में। या तो कैश में नगद रुपया दे दे या उस रुपए के बदले उसके बराबर कोई चीज दे दे, तो उसे कहते हैं काइंड। दूसरा बात बच्चों, इट इज शोन इन बैलेंस शीट। जो परचेज गुडविल होगी उसको आप बैलेंस शीट में शो करेंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी प्रॉपर होगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात है, इट इज अमोर्टाइज्ड एट अर्लिएस्ट। और इस गुडविल को हम अमोर्टाइज मींस रिटर्न ऑफ भी करते हैं जल्दी से जल्दी। इसके अंदर दूसरी गुडविल थी आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट इज दैट गुडविल विच इज अर्न्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ पार्टनर्स एंड मैनेजमेंट।
ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, मींस अपनी मेहनत से जो गुडविल हम जनरेट कर लेते हैं या अपनी मेहनत से अपने फर्म की जो वैल्यू हम ज्यादा लगा लेते हैं, तो उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। यहां पर आपको एक ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में बताया गया है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं क्योंकि उसके बदले हमने किसी को पैसा नहीं दिया होता है। लेकिन जो परचेज गुडविल होती है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। तो परचेज गुडविल की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे पता लगता है कि ये गुडविल का अमाउंट है, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। सपोज करो आप कोई बिजनेस खरीदने वाले हैं, खरीदने जा रहे हैं, उस बिजनेस की टोटल एसेट्स है 2 लाख रुपीज की और उस बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटीज है 80,000 की। मीन सपोज करो एक्सटर्नल लायबिलिटीज के ऊपर लोन है, तो आप जब बिजनेस खरीदेंगे तो आप कहेंगे भाई लोन का पैसा तो आपका पुराना है जो आपने लिया था अपने लिए, लेकिन बिजनेस की एसेट्स मैं लूंगा। तो अगर मैं जब पूरा पेमेंट करना है तो आप अब क्या करेंगे, 2 लाख तो एसेट्स खरीदिए, लेकिन आपको अगर लायबिलिटीज जैसे आप बिजनेस खरीदे तो लायबिलिटीज भी आ जाएंगी, अब आपकी ही हो जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो आपका पेमेंट बचता है केवल 1,20,000 का, कि 2 लाख के एसेट्स है। अब बिजनेस आपने खरीद लिया तो वो लायबिलिटीज भी आपकी हो जाएंगी, मीन्स वो लोन भी आपको चुकाना पड़ेगा। तो आप लोन नहीं चुकाएंगे, किसको, जिससे आप बिजनेस खरीद रहे हैं। आप क्या करेंगे, आप नेट वर्थ वैल्यू निकाल लेंगे कि इस बिजनेस की नेट वर्थ वैल्यू समय कितनी है। तो नेट वर्थ वैल्यू कितनी रहेगी, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, 2 लाख माइनस 80,000 दैट इज 1,20,000। लेकिन जिसे आप बिजनेस खरीद रहे हैं वो कह रहा है कि मैं तो 1,50,000 में बिजनेस बेचूंगा, तो 1,20,000 उसकी नेट वर्थ आई, लेकिन आप बिजनेस खरीद कितने रहे में, परचेज कंसिडरेशन कितना है, परचेज कंसिडरेशन 1,50,000। तो यहाँ पे जो 30,000 आप ज्यादा जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो अमाउंट आपका गुडविल का कहलाता है। तो यहाँ पर बच्चों समझे कि गुडविल वो अमाउंट है जो आप परचेज कंसिडरेशन देते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। नेट वर्थ क्या हो गई कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, कि बिजनेस की एट प्रेजेंट वर्थ वैल्यू कितनी है, कि बिजनेस की एसेट तो 2 लाख है लेकिन उसकी लायबिलिटीज कितनी है 80,000, तो वैल्यू कितनी बची केवल 1,20,000। तो जब आप नेट वर्थ से पैसा ज्यादा देते हैं इनकम फॉर परचेज कंसिडरेशन, तो वो अमाउंट आपका गुडविल कहलाता है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड नोट्स मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूंगा और पीडीएफ भी भेजूंगा। थैंक यू।